हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और अगर आपको कुछ भी यहाँ से हेल्प मिल रही है, कुछ मदद मिल रही है या कुछ भी नया आप लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही इस सेंस में मिलेगा कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पर मेन न्यूज़ है वो यही है, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई है और इसी को लेकर आज हम लोग जो है वो ज़्यादातर डिस्कशंस इसी बारे में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ट्रेड डील की बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल ट्रेड की बात की है, तो रेसिप्रोकल ट्रेड क्या होता है उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड जो है, दोनों देशों के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ाने की बात की है और उसके पीछे मेन कारण ये बताया गया है क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडिया का अमेरिका का यूएस का इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड डेफिसिट है ना। हमारा तो ट्रेड सरप्लस है, तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट हो गया, तो इसीलिए वो उस डेफिसिट को या जो अपना व्यापार घाटा है उसको कम करना चाहता है और कम करने के लिए वो ये चाहता है कि क्या किया जाए कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और गैस जो है वो बेचे जाए, है ना। तो उसी को लेकर यहाँ पर भी एक आर्टिकल है कि वाई गैस रादर देन ऑयल कुड बी रूट टू रेजिंग इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस। यानी कि अगर भारत में अमेरिका से जो एनर्जी इंपोर्ट है अगर उसको बढ़ाना है ना, जैसे ऑयल और गैस की बात की गई है, तो इट वुड बी बेटर कि वो गैस के उसमें हो, ठीक है, मतलब गैस का इंपोर्ट ज़्यादा बढ़े, वो बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला आर्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो दिख रही है वो ये है, इंडिया के टॉप 5 क्रूड ऑयल सप्लायर्स, ठीक है। इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई कौन ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपको 5 नाम दिख रहे हैं, सबसे पहले द नंबर 1 इज़ रशिया। हमने पता है रशिया से अभी हम लोग ज़्यादा तेल ले रहे हैं, जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक का डेटा है। देन सेकंड नंबर पर वी हैव इराक, थर्ड नंबर पर वी हैव सऊदी, फोर्थ इज़ यूएई एंड फिफ्थ इज़ यूएस। अभी अमेरिका जो है वो 5वें नंबर पर है अगर हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की। और भारत को जो लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि जो एलएनजी सप्लाई करते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे नंबर 1 पर है कतार, नंबर 2 पर है यूएस कतर, नंबर 2 पर है यूएस, नंबर 3 पर है यूएई, नंबर 4 पर है अंगोला और नंबर 5 पर है नाइजीरिया। तो दीज आर योर टॉप 5 एलएनजी सप्लायर्स एंड दोज आर योर टॉप 5 क्रूड ऑयल सप्लायर्स, ठीक है। तो इसको बारे में भी मैं आपको ये आर्टिकल एक बार शेयर करूंगा, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ से जो मैं आपको इस तरीके का डेटा दे रहा हूँ वो थोड़ा सा नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है बात। बाकी हम लोग एक्सप्लेन पेज पर आज ज़्यादातर आर्टिकल्स, या मैं कहूँगा कि सारे आर्टिकल्स, जो 3-4 आर्टिकल्स हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई थिंक बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे वहीं पर चलते हैं। अच्छा, बीच के पेज में एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आई थिंक ऑन दिस पेज, ये एक अलग से पेज ही है आज, दैट इज़ मोदी ट्रंप मीटिंग को लेकर। तो यहाँ पर किस किस चीज़ को लेकर एग्रीमेंट्स किए गए हैं, तो वो पूरा ये वाला पोर्शन दिया गया है। दिस ऑल्सो आई विल शेयर विद यू, इसको भी आप लोग एक बार पढ़िएगा। और यहाँ पर कुछ नए क्वाड इनिशिएटिव्स शुरू करने की बात की गई है, ठीक है। नए क्वाड इनिशिएटिव्स में एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है, दैट इज़ इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजिक वेंचर। ये एक बायलैटरल फोरम है दोनों ही देशों का, इंडिया और अमेरिका का। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो
इनके इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर है, और जो I2U2 का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएसी, ये यूएई और यूएस है ना। तो उस ग्रुप से ये बेसिकली इन्होंने ये बोला है, will activate new initiatives under the quad grouping and plan to convene partners from this and I2U2 group within the next 6 months in order to new initiatives। कुछ नए इनिशिएटिव जो हैं ये क्वाड के अंदर यहाँ पर शुरू करेंगे, ये बातें सामने आ रही हैं, ठीक है। तो इसको भी लेकर मतलब अभी तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सिर्फ ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक वेंचर दिया हुआ है कि इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक वेंचर किसका बायलेटरल फोरम है, तो ध्यान रखिएगा इट इज़ अ बायलेटरल फोरम ऑफ इंडिया एंड यूएस, अमेरिका का, ठीक है। बाकी मैं आपको ये वाला पोर्शन भी शेयर करूँगा, इसको भी एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेन पेज पर जो हमें आर्टिकल्स देखने हैं उसमें सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात की जाएगी एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हैं उसको लेकर, ठीक है। एक 123 एग्रीमेंट है, एक 810 का भी एक जो है वो एक रेजोल्यूशन है ना, उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 810 ऑथराइजेशन के बारे में। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक नोट ऑफ कॉशन दिया है कि व्हाट बायलेटरल ट्रेड डील विद यूएस कुड मीन फॉर इंडिया, यानी कि भारत के साथ जो इस तरीके की बायलेटरल ट्रेड डील की बात हो रही है उसके मायने भारत के लिए क्या हो सकते हैं। हालांकि कल भी हमने इस तरीके का एक आर्टिकल देखा था जिसमें हम लोग इंडिया और यूएस के ट्रेड की बात कर रहे थे, बट इस बार क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं न्यूज़ पे, तो इस वजह से प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। और इसके बाद एक आर्टिकल जो है वो इकोनॉमी वाले पेज पर भी रहेगा जिसमें बेसिकली बात की गई है एक इनिशिएटिव की, दैट इज़ ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट एक इनिशिएटिव है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे और कैसे ये जो क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो सप्लाई चेन है उसको कैसे ये रैम्प अप कर सकता है, बढ़ा सकता है, तो उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द मेन आर्टिकल्स जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और बाकी कुछ कुछ इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं विच यू कैन जस्ट गो थ्रू बाय योरसेल्फ, और जिसमें से कुछ डेटा आप लोग नोट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, है ना। देखो तो आई होप ये इतने में दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा और जूम करूँ क्या, चलिए अब ठीक है। चलिए देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थर्सडे यानी कि परसों के दिन एक प्लान वो लेके आए हैं टू हिट द होल वर्ल्ड विद रेसिप्रोकल टैरिफ्स, और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में जितने भी देशों के साथ अमेरिका व्यापार करता है उन सब के साथ अब रेसिप्रोकल टैरिफ की जो पॉलिसी है वो अपनाई जाएगी, ठीक है। एंड इट इज़ पोटेंशियली सिग्नलिंग द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड रूल्स एंड सेंडिंग थिंग्स बैक ऑलमोस्ट अ सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ हाउ कंट्रीज डू बिजनेस विद वन अनदर, यानी कि जो अभी व्यापार के जो नियम बने हैं, जो ट्रेड को लेकर रूल्स बने हैं, ये एक तरीके से मतलब इनकी ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है ये कहीं उस तरफ इशारा कर रही है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो एक सेंचुरी यानी कि 100 साल पीछे चली जाएंगी। मतलब जिस तरीके से कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार किया करती थी, अब वो उस तरीके से होगा जैसे कुछ 100 सालों पहले हुआ करता था, ठीक है। तो उसकी उस तरीके की यहाँ पर ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो लाइकली उम्मीद है कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, और यूएस का जो ट्रेड डिपार्टमेंट है उसको ये काम सौंपा गया है कि वो हर कंट्री के लिए तब तक डिटेल्स जो है वो उसको लेकर वर्कआउट कर ले। तो सबसे पहली बात यह है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते क्या हैं। देखो, तो रेसिप्रोकल टैरिफ जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर टैरिफ्स। टैरिफ एक टैक्सेस होता है, एक तरीके का टैक्स होता है विच इज़ इम्पोज्ड बाय एन इम्पोर्टिंग कंट्री ऑन फॉरेन गुड्स कमिंग इनटू दैट कंट्री, ठीक है। कि कोई भी देश जिसके वहाँ कोई सामान आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर वो जो टैक्स लगाते हैं दैट इज़ नथिंग बट नोन एज टैरिफ्स, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि इंडिया अगर अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर वो कुछ टैक्स लगा रहा है, कस्टम ड्यूटी या इस तरीके का कोई भी टैक्स लगा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज
टैरिफ्स। अब टैरिफ लगाने से होता क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है दैट इज़ इम्पोर्टेड गुड, और उसके ऊपर अगर आप टैरिफ लगाएंगे, और अगर ज़्यादा टैरिफ, जितना ज़्यादा टैरिफ होगा तो उतना ज़्यादा उस इम्पोर्टेड गुड का सामान का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए होगा क्या कि उसका जो इम्पोर्टेड गुड है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और एंड इन इफेक्ट थ्रो मड इन द व्हील्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। यानी कि ग्लोबल ट्रेड का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो व्हील है वो कहीं मिट्टी में धंस जाएगा एक तरीके से, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड उससे कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई खरीदेगा नहीं। जब कोई खरीदेगा नहीं तो फिर कोई एक्सपोर्ट करेगा क्यों, है ना। कंपिटिटिवनेस जो है वो मार्केट में ख़त्म हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ओवर द पास्ट सेंचुरी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की बात ज़्यादा है, द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड टूवर्ड्स फ्रीयर ट्रेड्स इन गुड्स। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं 1940s के लेटर पीरियड से जो दुनिया है वो फ्रीयर ट्रेड इन गुड्स। फ्रीयर ट्रेड्स का मतलब है कि या तो कम टैरिफ लगा रहे हैं या फिर नो टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, एंड देयर हैज़ बीन अ कंसेंसस स्पेशली अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज दैट फ्रीयर ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो एक तरीके से ये जितने भी विकसित देश हैं इनके बीच में ये एक आम राय, एक आम सहमति बनी हुई है कि जो फ्रीयर ट्रेड है, ठीक है, फ्रीयर ट्रेड का मतलब वही है जिसमें या तो टैरिफ बहुत कम है या फिर नहीं है, नो टैरिफ्स। तो ये जो फ्रीयर ट्रेड है ये सभी देशों के लिए, मतलब जितने भी कंट्रीज़ उस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं उन सभी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, हितकारी हैं, फ़ायदेमंद है। बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैविएट। कैविएट का मतलब होता है एक कॉशन तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, एज द रूल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वर बीइंग फ्रेम्ड, think the general agreement on tariffs and trade and the World Trade Organization, it was agreed that developing countries would get special and differential treatment since they often did not have a robust industrial sector or an efficient farm economy to compete on an even keel with the developed countries. लेकिन जब ये ट्रेड को लेकर, जब इंटरनेशनल ट्रेड या वर्ल्ड ट्रेड को लेकर जो रूल्स बनाए जा रहे थे तो उस समय जो GATT था, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और उसके बाद वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो उसमें ये एग्री किया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रोबस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है ना, या फिर एफिशिएंट फार्म इकोनॉमी नहीं है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ऑन एन इवन ग्राउंड आप कह सकते हैं या ऑन अ सेम लेवल पर वो कम्पीट कर पाएँ। इसलिए तो एज सच डेवलप्ड कंट्रीज हैविंग लोअर टैरिफ्स देन डेवलपिंग वंस वाज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर डील। तो इसलिए ये इसको एक फेयर डील माना गया कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से कंपैरेटिवली कम टैरिफ लगाएंगे। तो इससे होगा क्या कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का सामान जो है अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाता है तो वो कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो कम टैरिफ लगा रही हैं। ठीक है, और वहीं अगर कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्रीज़ में सामान जो है वो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगे होंगे, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ से अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ कोई सामान आता है तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा सामान महंगा रहेगा। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो विदेशी सामान है वो इन कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी मार्केट में फ्लड ना कर दे। उनकी मार्केट में अगर वो सामान फ्लडिंग हो गया तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, एक तो वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा डेवलप है नहीं, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया हुआ है, और अगर वहीं दूसरी तरफ बाहर से सामान आने लग जाए और सस्ता सामान आने लग जाए तो होगा क्या कि लोकल इंडस्ट्रीज़ तो या लोकल जो प्रोडक्शन है वो तो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो वन दैट एंश्योर्ड दैट अ कंट्री लाइक इंडिया कुड प्रिवेंट चीप फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय रिच फार्मर्स इन यूरोप एंड US फ्रॉम फ्लडिंग इट्स मार्केट। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि इससे यही फ़ायदा होगा कि इंडिया जैसा देश ये बचा सकता है, ये प्रिवेंट कर सकता है कि जो चीप फूड ग्रेन्स अमेरिका और यूरोप के जो रिच फार्मर्स के द्वारा ग्रो की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, वो इंडिया की मार्केट को फ्लड ना कर दे। ठीक है, लेकिन ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, दैट डू अवे विद दिस कैविएट एटलीस्ट ऑन पेपर। ठीक है, वो इससे अलग बात करते हैं। ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड दैट द US विल चार्ज द सेम लेवल ऑफ टैरिफ्स
ऑन गुड्स कमिंग इनटू द यूएस एज अदर्स आर चार्जिंग ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, दिस ट्रम्प आर्ग्यूज इज ओनली फेयर। तो उनकी तरफ से उनका ये कहना है कि ये जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच का जो एक डिफरेंस बनाया गया था ये कुछ फेयर नहीं है। ठीक है, फेयर चीज़ ये होगी कि अगर अमेरिका किसी देश को कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा है और वो देश उस सामान के ऊपर जितना टैरिफ लगा रहा है और उस देश से जितना सामान इंडिया में मतलब अमेरिका में आ रहा है, अमेरिका भी उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। लेट्स से द एग्जांपल, अमेरिका है और इंडिया है। अमेरिका से कुछ सामान इंडिया में आता है, इंडिया उसके ऊपर टैरिफ लगाता है लेट्स से 20%, एग्जांपल लेट्स से 20%। तो इंडिया से अगर कोई सामान अमेरिका जाएगा तो अमेरिका भी उसके ऊपर 20% टैरिफ लगाएगा। दैट इज सिंपल। ठीक है, जितना यहाँ उतना यहाँ, मतलब दैट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। क्लियर हो गई बात। तो वही इन्होंने ये कहा है और इनका ये कहना है साफ साफ कि यही चीज़ फेयर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास फैसिलिटीज़ नहीं है या उनका कोई सेक्टर डेवलप नहीं है तो वो ज़्यादा टैरिफ लगा सकते हैं या हम कम टैरिफ लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। फेयर यही होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो फॉलो किया जाए। एंड हाउ विल दीज रेसिप्रोकल टैरिफ्स बी कैलकुलेटेड? अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो जो यूएस का ट्रेड डिपार्टमेंट है वो इस प्रोसेस में है, वो इस पूरी कैलकुलेशन में। हाउ द यूएस इंटेंड्स टू मेक दिस कैलकुलेशन इज क्रूशियल। अब यूएस इस कैलकुलेशन को कैसे करता है ये देखने वाली बात होगी। टू बी श्योर द यूएस डजंट वांट टू सिंपली मिरर द टैरिफ लेवल्स विद ईच कंट्री। ठीक है, ये बात ज़रूर है, ये बात श्योर है, पक्की है कि यूएस सिंपली हर कंट्री के साथ जिसके साथ भी वो ट्रेड करता है, व्यापार करता है, वो उसके टैरिफ लेवल्स को सिंपली मिरर नहीं करेगा। सिंपली मिरर करने का मतलब है वही जैसे मैंने बताया कि अमेरिका से सामान इंडिया में आ रहा है, इंडिया 20% टैरिफ लगा रहा है, तो इंडिया से सामान अमेरिका में जा रहा है तो अमेरिका भी उसके ऊपर 20% टैरिफ लगाएगा। ऐसा नहीं होगा एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसमें कुछ और अपनी कैलकुलेशंस या मैनिपुलेशंस करेंगे। अभी देखना, वही बात इन्होंने लिखी भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सजेस्ट किया है दैट ऑफिशियल्स विल लुक एट द होल गैमेट ऑफ सब्सिडीज एंड अदर हेल्प दैट कंट्रीज प्रोवाइड देयर ट्रेडर्स व्हेन दे कम्पीट विद द यूएस। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और खासकर ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को ये सजेस्ट किया है कि जितनी भी सब्सिडीज़ और जितनी भी हेल्प कोई देश अपने ट्रेडर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए, अगर जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई ऐसी पॉलिसी है कि जो ट्रेडर्स को मदद करती है कि हम आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपको सपोर्ट देंगे, उससे आप अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ या इस तरीके की जो भी सब्सिडीज़ या जो भी हेल्प दी जाती है उसके ऊपर भी ये नज़र रखेंगे और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा। तो दिस कुड मीन दैट द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया विच प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर्स विल फेस द बिगेस्ट टैरिफ बर्डन्स गोइंग फॉरवर्ड। तो यही एक सबसे बड़ी बात है जो इंडिया के लिए यहाँ पर कंसर्न का पॉइंट है, चिंताजनक बात है, और वो यही है क्योंकि इंडिया जैसा देश जो अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे तरीके की सब्सिडीज़ देता है ताकि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, उस देश के लिए, इंडिया जैसे देश के लिए टैरिफ बर्डन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडिया हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका, वो कम हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर इन चीज़ों के बाद। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का सामान उधर जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ हाई होंगे, तो वहाँ पर वो सामान बिकेगा नहीं। ठीक है, तो फिर इंडिया को एक्सपोर्ट अपना कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे ये लिखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे अब एग्जांपल दिया है कि एक इंडियन गवर्नमेंट ने $1 बिलियन लगभग 8,700 करोड़ रुपए 2022 से लेकर 2024 के बीच में कंपनीज को दिए हैं अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन हैंडसेट्स। ठीक है, जैसे इतना पैसा इन्होंने इसको दिया है, द PLI स्कीम इज एसेंशियली अ सब्सिडी टू कंपनीज। तो PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये क्या है? कि कंपनीज को एक तरीके की सब्सिडी है कि हम आपको इन चीज़ों में छूट देंगे, आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाइए। ठीक है, तो उनको तो ठीक है, चलो उन्होंने बढ़ा लिया, लेकिन अब ये सब चीज़ें जब कैलकुलेट की जाएंगी ट्रंप और उनके ऑफिशियल्स के द्वारा तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम आएगी। तो अगली बार से होगा क्या, मतलब इसके लिए मैं एग्जांपल कह रहा हूँ कि इंडिया जो अपने हैंडसेट एक्सपोर्ट करेगी अमेरिका में, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा बहुत भारी। तो इंडिया का जो मोबाइल हैंडसेट अमेरिका में जाएगा वो इतना महंगा होगा कि उसको कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी। अब वाई डज ट्रंप वांट रेसिप्रोकल टैरिफ्स? अब ट्रंप जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों चाहते हैं? तो ट्रंप इज़ नॉट ड्रिवन बाय अ सिंगल रीज़न नॉर इज़ ही सिंगलिंग आउट एनी पर्टिकुलर कंट्री फॉर दिस एक्शन। ठीक है, यहाँ पर दो बातें लिखी हैं
कि इसके पीछे मतलब ट्रंप का ये रेसिप्रोकल टैरिफ की तरफ जाना, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। और साथ ही साथ वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम एक देश के साथ या इस देश के साथ ये रेसिप्रोकल टैरिफ की पॉलिसी को अपनाएंगे। ये सभी के लिए है, ठीक है, जिसके साथ भी वो व्यापार करता है सभी के लिए है। चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीशन है, ये तो पता ही है। लेकिन ट्रंप के जो पहले टैरिफ थ्रेट्स हैं वो अपने जो उसके संबंधी हैं या जो उसके एलाइज हैं लाइक कनाडा, मेक्सिको, उनके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है, जो कि अमेरिका के सबसे नज़दीकी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, इन्होंने यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पर जिक्र किया है, क्लेमिंग दैट ईयू रूल्स एंड कोर्ट्स हैव थ्रेटेंड यूएस कंपनीज अनफेयरली, कि यूनाइटेड ये जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं और जो वहाँ के कोर्ट्स हैं उन्होंने अमेरिका की कंपनी को भी डराया है अनफेयर तरीके से, तो इनके साथ भी अब बदला लिया जाएगा। इफ़ देयर इज़ वन ओवरवेलमिंग रीज़न फॉर ट्रम्प्स टेरिफ, इट इज़ हिज डिसलाइक फॉर, मतलब ये जो इनके टेरिफ्स को लेकर ये ओवरवेलमिंग रीज़न है फॉर ट्रम्प टेरिफ्स, वो उनका डिसलाइक है, वो एक चीज़ पसंद नहीं करते और वो चीज़ क्या है, दैट इज़ ट्रेड डेफिसिट्स। ठीक है, ये ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जब वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बाय एनी कंट्री एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एज एक्सपोर्ट, मतलब जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो देन इट इज कंसिडर्ड एज अ डेफिसिट, घाटा उसको मानते हैं, है ना। यूएस का ट्रेड डेफिसिट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इज क्लोजिंग इन ऑन एज 1 ट्रिलियन इवन एज चाइना enjoys a ट्रेड सरप्लस ऑफ मोर देन 1 ट्रिलियन। अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। और अमेरिका का लेकर यहाँ पर लिखा गया है कि अमेरिका सभी देशों के साथ जो व्यापार करता है तो उसका ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब अमेरिका का एक तरीके से आप कहिए जो 1 ट्रिलियन डेफिसिट है वो चाइना ने कंज्यूम किया हुआ है, वो चाइना उसको कंपनसेट कर रही है 1 ट्रिलियन के ट्रेड सरप्लस के साथ। ट्रंप सीज डेफिसिट्स एज अनफेयर, ठीक है, ट्रंप का मानना है कि जो डेफिसिट्स है, जो घाटे हैं, ये अनफेयर है एंड इज़ अ मार्कर ऑफ द फैक्ट दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज चीटिंग ऑन यूएस। और इससे उनको ये लगता है कि जो बाकी पूरी दुनिया है वो अमेरिका को चीट कर रही है और एज सच द प्रेसिडेंट इज आउट टू रिमूव ऑल ट्रेड डेफिसिट। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं ये खत्म हो। देर आर टू वेज टू डू दिस। अभी ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक तो ये हो सकता है कि जो और देश हैं उनको फोर्स किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो अमेरिका के सामान को खरीदें, अमेरिका के गुड्स को इंपोर्ट करें। और दूसरा ये हो सकता है कि बाकी देशों को ये कहा जाए कि वो अमेरिका में अपनी दुकानें लगाएं, मतलब अपनी जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो अमेरिका में लगाएं, रादर देन कि वो अमेरिका को मतलब अपने देश में सामान बना के अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उससे बेटर होगा कि वो अमेरिका में ही प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो दो तरीके से ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन क्या ट्रेड डेफिसिट हमेशा बुरे होते हैं? तो एट वन लेवल यूएस ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया डज इंडिकेट दैट मोर मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द यूएस देन कमिंग इन। ठीक है, अब क्योंकि अमेरिका का भारत के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, तो ये चीज़ यही तो इस तरफ ही तो इशारा करती है कि ज़्यादा पैसा जो है वो अमेरिका से बाहर जा रहा है देन जितना पैसा अमेरिका में आ रहा है। क्योंकि अमेरिका अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका से पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो अपीयर टू बी अ मार्कर ऑफ अमेरिकन डिपेंडेंसी ऑन इंडिया। और ये चीज़ इस तरफ भी इशारा कर रही है कि कैसे अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर निर्भर है, क्योंकि भारत का सामान ज़्यादा वहाँ जा रहा है तो भारत के ऊपर वो निर्भर है। हाउएवर ग्लोबल सेटिंग में वेयर कंट्रीज ट्रेड विद ईच अदर फ्रीली एंड फेयरली, द ट्रेड डेफिसिट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज। ठीक है, जहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में फ्री और फेयर तरीके से ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं, वहाँ पर ट्रेड डेफिसिट एक जस्ट एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। जैसे कि इंडिया में हैव आ ट्रेड सरप्लस विद यूएस, इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो सकता है लेकिन उसका बाकी ट्रेडिंग पार्टनर जैसे चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, तो किसी के साथ आपका ट्रेड सरप्लस होगा, किसी के साथ डेफिसिट होगा, ये तो चलता रहता है ना। अ ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस डज शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वन कंट्रीज, जस्ट गिव मी अ मिनट।
A trade deficit or surplus does show the relative strength of one country's exporters vis-a-vis the others. ठीक है, यानी कि एक मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है या किसी भी देश का ट्रेड सरप्लस है, वो किसी भी कंट्री के एक्सपोर्टर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है कंपेयर टू द अदर कंट्री, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कंज्यूमर्स आर एबल टू एंजॉय गुड्स एट अ चीपर प्राइस. और एक ये भी दिखाता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो चीपर प्राइस पे उनको सामान जो है वो सस्ते दामों में मिल रहा है. वाइल द सस्टेनेबल वे टू रिमूव डेफिसिट्स इज टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. ठीक है, एक सस्टेनेबल तरीका क्या है ट्रेड डेफिसिट्स को ख़त्म करने का? डोमेस्टिक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाना. लेकिन इकोनॉमिक विजडम जो है वो इस बात पर लाई करती है दैट इन अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट दैट नो कंट्री enjoys एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स ओवर ऑल अदर कंट्रीज. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, यानी कि जब व्यापार की बात हो तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देश जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स, यानी कि हर देश के साथ उसका हर सामान को लेकर एक एडवांटेज हो, तो यानी कि उसका हमेशा सरप्लस ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट ऑल्सो दैट फ्री ट्रेड हेल्प्स इवन व्हेन अ कंट्री समहाउ डज एंजॉय सच एन एब्सोल्यूट एडवांटेज. और अगर इस तरीके का एडवांटेज अगर होता भी है, ठीक है, तो भी फ्री ट्रेड अगर होगा तो कंट्री को फ़ायदा होगा. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ यूएस रेसिप्रोकल ट्रेड ऑन इंडिया. ठीक है, अब इंडिया के ऊपर ये जो रेसिप्रोकल ट्रेड की बात की गई है इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो ट्रंप सिंगल्ड आउट इंडिया एज बीइंग अ कंट्री राइट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ दोज दैट चार्ज ट्रिमेंडस टैरिफ्स. ठीक है, ट्रंप ने इंडिया की तरफ इशारा करते हुए ये बात ज़रूर कही है कि भारत जो है उन देशों की लिस्ट में, उन देशों की सूची में काफ़ी ऊपर है जो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाते हैं. गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ आइकॉनिक अमेरिकन मोटरसाइकिल कंपनी दैट इज़ हार्ले डेविडसन फेलिंग टू सेल देयर बाइक्स इन इंडिया एज द टैक्स वॉज सो हाई. मैंने आपको कल भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि अमेरिका की जो मोटरसाइकिल कंपनी है दैट इज़ हार्ले डेविडसन, वो इंडिया में अपनी बाइक्स इसलिए नहीं बेच पा रही है क्योंकि इंडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ जो है वो लगाया हुआ है. मैंने कल आपको बताया था ना कि इस साल के बजट में अनाउंस किया गया है कि जो 1600 सीसी से ज़्यादा की बाइक्स हैं या उससे कम की जो बाइक्स हैं उसमें 50% से बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम करके 40% कर दिया गया है. जो 1600 सीसी से ज़्यादा की बाइक्स हैं उनमें से 50 में से 30% कर दिया गया है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी को. तो ये उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से, मैंने कल भी जिक्र किया था इस हार्ले डेविडसन का. तो ये बाइक यहाँ पर इंडिया में नहीं बिक पा रही है. उसके पीछे रीज़न यही है कि इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है और इंडिया ने थोड़ा सा भी इसको कम करने की कोशिश की है. एज वेरियस रिपोर्ट सजेस्ट इंडिया इज़ लाइकली टू बाय मोर एंड मोर यूएस गुड्स सच एज डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड ऑयल एंड गैस टू बैलेंस द ट्रेड. ठीक है, कई सारी रिपोर्ट ये सजेस्ट करती हैं कि इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी सामान जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट या ऑयल और गैस खरीदेगा ताकि जो ट्रेड है वो थोड़ा सा बैलेंस हो सके. इट इज़ पॉसिबल दैट अदर यूएस गुड्स विल बिकम चीपर एंड दस मोर अफोर्डेबल फॉर इंडियंस इन द कमिंग डेज. तो ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है कि जो बाकी यूएस सामान हैं वो, क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ अगर कम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया में आएंगे तो सस्ते हो जाएंगे, है ना, और अफोर्डेबल हो जाएंगे फॉर इंडियंस. एज सच द ट्रेड डेफिसिट दैट द यूएस हैज़ विद इंडिया कैन बी एक्सपेक्टेड टू नैरो. तो इसीलिए अमेरिका का भारत के साथ जो व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट है वो आने वाले समय में कम हो जाएगा. कम हो जाएगा का मतलब क्या है कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस कम होगा तो इंडिया को नुकसान है. बट दिस वुड मीन दैट द इंडियन रुपी विल वीकन फर्दर अगेंस्ट द यूएस डॉलर. और इससे एक चीज़ ये भी होगी कि भारत का जो रुपया है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में और ज़्यादा कमज़ोर होगा. दिस इज़ बिकॉज मोर डॉलर्स विल बी डिमांडेड एज मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड. क्योंकि ज़्यादा अमेरिकन सामान अगर इम्पोर्ट किया जाएगा तो ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, पैसा देश के बाहर ज़्यादा जाएगा. तो उस वजह से होगा क्या कि हमारा जो रुपया है वो और ज़्यादा कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले. What should also be noted is that this development comes just after the finance minister provided rupees 1 lakh crore tax break to Indian income tax payers in the union budget presented this month. वही जो अभी टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए गए और उसकी वजह से जो छूट दी गई है उसकी बात ये कर रहे हैं. और इसको ये देखा जा रहा था कि इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि ना टैक्स में छूट दे के होगा क्या, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, इसीलिए ये छूट दी गई थी. लेकिन देयर इज़ हाउएवर अ गुड चांस दैट द रिचेस्ट इंडियन whom the tax break targeted may spend this tax relief on American products more so if they suddenly become cheaper.
अब होगा क्या कि लोगों के हाथ में जो ज़्यादा पैसा बचेगा उससे वो क्या करेंगे, वो हो सकता है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि अगर वो सडनली सस्ते हो जाएंगे तो खरीद सकते हैं। तो दिस इन टर्न में मीन that an anticipated consumption boost to India's GDP may not happen to the extent imagined by the government। तो इससे फिर क्या होगा कि जो एक एंटिसिपेशन था कि कंजम्पशन बढ़ेगा उससे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, वो उस हद तक या उस लेवल तक ना बढ़ पाए जितना सरकार इमेजिन कर रही थी। ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म इंडिया एंड इंडियन कंज्यूमर्स कैन बेनिफिट इफ अमेरिकन गुड्स आर अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस, not to mention the broader benefits that an association with the world's largest economy can provide as India attempts to become a developed country by 2047। तो इंडिया और इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है अगर अमेरिकन गुड्स जो हैं वो सस्ते दामों पर मिलें। लेकिन ये तो एक फ़ायदा है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक फ़ायदा ये भी होगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ अगर आप एसोसिएट करते हैं तो उससे भारत को जो अपना डेवलप्ड कंट्री बनने का, विकसित देश बनने का जो टारगेट है 2047 तक, उसमें भी मदद मिल सकती है। दैट सेड इंडियाज बिड टू बिकम आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट मे टेक अ हिट एज द यूएस फोर्सेज इंडिया टू बाई मोर ऑफ इट्स गुड्स। लेकिन इंडिया का जो आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनने का भी एक गोल है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि यूएस मजबूर करेगा या जोर देगा भारत के ऊपर कि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे। क्योंकि अमेरिका का सिंपल सा फंडा है, वो ये चाहता है कि जो उसके ट्रेड डेफिसिट्स वगैरह इतने ज़्यादा हो रखे हैं उनको कम करना है। ठीक है, तो वो इंडिया को फोर्स करेगा या फिर इंडिया के सामान के ऊपर वो टैरिफ लगाएगा, है ना। तो आई होप ये बात आप समझ गए। रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर पूरा का पूरा डिटेल में आर्टिकल था, अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मे बी आपको, उम्मीद करता हूँ, समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं जो बात कर रहा है यूएस डिज़ाइन रिएक्टर्स, SMRs एंड वाई द 123 एग्रीमेंट कुड फाइनली रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। देखो, इंडिया और अमेरिका ने यहाँ पर अफर्म किया है अपना जो कमिटमेंट है टू फर्दरिंग अ बायलैटरल एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एन एग्रीमेंट दैट एम्स टू मेक वॉशिंगटन अ लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया इज इन फोकस। ठीक है, कि भारत के लिए अमेरिका जो है वो ऑयल और गैस का लीडिंग सप्लायर बनेगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि वो 5वें नंबर पर है पिछले साल का जो डेटा है उसमें, है ना। हाउएवर दिस पैक्ट इज बीइंग सीन बाय बोथ साइड्स प्राइमरीली एज अ मींस टू ब्रिज देयर ट्रेड डेफिसिट। और दोनों ही देशों को पता है कि ये जो पैक्ट है ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए, है ना। फार मोर स्ट्रेटेजिक इज द अनाउंसमेंट दैट सिग्नल्स देयर कमिटमेंट टू फुल्ली रियलाइज द यूएस इंडिया 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बात यह है कि जो अनाउंसमेंट किया गया है कि दोनों देश कमिट करेंगे कि ये जो यूएस और इंडिया के बीच की 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसको फुल्ली रियलाइज़ करने के लिए, अलॉन्ग साइड, मतलब इसको पूरा करने के लिए इस डील को, एग्रीमेंट को, अलॉन्ग साइड अ प्लेज टू मूव फॉरवर्ड ऑन प्लान्स टू वर्क टुगेदर टू बिल्ड अमेरिकन डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। और साथ ही साथ ये भी एक प्लेज किया जाएगा कि आगे बढ़ा है ऑन प्लान्स टू वर्क टुगेदर, दोनों देश मिलके साथ काम करेंगे अमेरिकन डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंडिया में बनाने के लिए। अब इसमें कुछ लेजिस्लेटिव स्पीड बम्प्स या कुछ लॉज हैं जो एक तरीके से रास्ते में बाधा बन रहे हैं। तो द टू साइड्स टुक नोट ऑफ द अनाउंसमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने जो यूनियन बजट में ये कहा था कि वो अपने 2 एक्ट्स में बदलाव करेंगे, तो उस बात को नोट किया गया है। एक एक्ट है दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 और एक है CLNDA दैट इज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010। ठीक है, तो इन दोनों एक्ट्स में बदलाव किए जाएंगे। और ये भी डिसाइड किया गया कि टू इस्टेब्लिश बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद CLNDA। ठीक है, इसके हिसाब से बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो भी किए जाएंगे, विच वुड एड्रेस द इशू ऑफ सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी का जो इशू है उसको एड्रेस किया जाएगा और इससे इंडिया और यूएस की इंडस्ट्री में इन द प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसमें भी कोलैबोरेशन की बात की गई है, उस कोलैबोरेशन में भी फैसिलिटेशन होगा। इट इज़ लर्न दैट वॉशिंगटन वांटेड टू सिक्योर India's commitment on bringing a law in parliament to ease the nuclear liability provision, but New Delhi was initially willing to offer only an assurance। ठीक है, अमेरिका ये चाहता है कि भारत इस बात को लेकर कमिट करे कि वो एक लॉ पार्लियामेंट में लेके आएंगे ताकि ये जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी का प्रोविज़न है इसको कुछ
इसमें कुछ ईज़ की जाए, इसको कुछ आसान बनाया जाए। लेकिन इंडिया जो है वो इनिशियली वॉज विलिंग कि वो सिर्फ एक एश्योरेंस दे दे, बट वो एश्योरेंस नहीं, वो कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, अमेरिकन साइड का जो कंसर्न है वो क्या है? कंसर्न उनका ये है कि अभी भारत में जो एनडीए की सरकार है वो इस बार उसकी संख्या कम है, सिर्फ ठीक है सिर्फ 240 सांसद हैं, और इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो सकता है कि ये जो लाइबिलिटी वाला लॉ है ये पास, इसका जो अमेंडमेंट है वो पास हो पाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा है, रीइटरेटेड द कमिटमेंट टू टेक अप अमेंडमेंट्स टू बोथ द लॉज, कि दोनों लॉज में हम अमेंडमेंट करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, ये इंडिया की तरफ से कहा गया है। एंड द पाथ फॉरवर्ड will unlock plans to build large US designed reactors and enable collaboration to develop, deploy and scale up nuclear power generation with advanced small modular reactors। ठीक है, जो पाथ फॉरवर्ड होगा मतलब जो आगे का रास्ता होगा उसमें ऐसे प्लान्स अनलॉक किए जाएंगे कि लार्ज यूएस डिज़ाइन रिएक्टर्स, जो बड़े यूएस डिज़ाइन रिएक्टर्स हैं मतलब जिनका डिज़ाइन यूएस में हुआ है उनको बनाया जाएगा, और कोलैबोरेशन किए जाएंगे टू डेवलप, डिप्लॉय एंड स्केल अप न्यूक्लियर पावर जनरेशन। न्यूक्लियर पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, और एडवांस्ड मॉड्यूलर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं इनका भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब ये 8110 यानी कि 810 जो हर्डल है यूएस में, इसकी अगर हम बात करें तो वाइल न्यू दिल्ली हैज़ ऑनरस लेजिस्लेटिव कमिटमेंट्स टू सेट दिस पार्टनरशिप रोलिंग एज एनविसेज्ड इन द 123 एग्रीमेंट ऑफ जुलाई 2007, इट हैज़ सॉट अ मेजर कमिटमेंट फ्रॉम वाशिंगटन एज वेल। तो कमिटमेंट सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं चाहिए, इस एग्रीमेंट को जो 123 एग्रीमेंट हुआ है सिविल न्यूक्लियर डील का, इसको पूरा करने के लिए अमेरिका की तरफ से भी कमिटमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। इट इज़ सीकिंग एन एग्जम्पशन टू वन ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव ऑफ अमेरिकाज लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। अमेरिका का एक लेजिस्लेटिव प्रोविजन है दैट इज़ 810, इसके तहत भी कुछ एग्जम्पशन चाहिए। जो 8110 है वो ये एक ऐसी ऑथराइजेशन है जो एक्सप्लिसिटली रेस्ट्रिक्ट्स यूएस कंपनीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एनी न्यूक्लियर इक्विपमेंट और परफॉर्मिंग एनी न्यूक्लियर डिज़ाइन वर्क आउटसाइड ऑफ द यूएस। तो ये बेसिकली जो 810 है ये एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली उसमें मेंशन है, ये अमेरिकन कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो कोई भी न्यूक्लियर इक्विपमेंट या नहीं बनाएंगे या कोई भी न्यूक्लियर डिज़ाइन का काम अमेरिका के बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी अब छूट देनी पड़ेगी अगर इंडिया के साथ करना है तो। जो 123 एग्रीमेंट है दैट प्रोवाइडेड फॉर फुल सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन कवरिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द एसोसिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल इंक्लूडिंग एनरिचमेंट एंड रिप्रोसेसिंग। ठीक है, तो 123 में तो ये सब कुछ है 123 डील में, तो इसको पूरा करने के लिए अमेरिका का जो 810 वाला ये जो ऑथराइजेशन है इसमें भी एग्जम्पशन की ज़रूरत होगी। द 810 प्रोविजन which is a part 810 of the Title 10 Code of Federal Regulations of the US Atomic Energy Act of 1954, ये अलाउ करता है अमेरिकन न्यूक्लियर पावर कंपनीज़ को कि वो कंट्रीज़ सच एज इंडिया जैसे देश को कुछ स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स के साथ वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट करता है देम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एनी न्यूक्लियर इक्विपमेंट और परफॉर्मिंग एनी न्यूक्लियर डिज़ाइन वर्क आउटसाइड ऑफ द यूएस। ठीक है, वो एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं बट अमेरिका के बाहर वो किसी भी तरीके का न्यूक्लियर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे और कोई भी न्यूक्लियर डिज़ाइन का वर्क अमेरिका के बाहर नहीं करेंगे। तो ये जो 810 प्रोविज़न है ये अमेरिका की न्यूक्लियर कंपनीज़ को इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। ये जो ऑथराइजेशन है दिस इज़ एसेंशली अ नॉन स्टार्टर फॉर न्यू दिल्लीज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एम्बिशंस। तो भारत का जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का जो एम्बिशन है ये उसके लिए एक इशू है, सिंस इट वांट्स टू पार्टिसिपेट इन मैन्युफैक्चरिंग दीज रिएक्टर्स बीइंग बिल्ट इन इंडिया एंड टू को प्रोड्यूस द न्यूक्लियर कंपोनेंट्स फॉर इट्स डोमेस्टिक नीड्स। ठीक है, तो भारत जो है वो अमेरिका के साथ मिलके इन रिएक्टर्स को भारत में बनाना चाहता है और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स है वो बनाना चाहता है, लेकिन ये जो 810 प्रोविज़न है उसमें इशू है। तो इसलिए एक्सेप्शन ऑन दी 810 प्रोविज़न इज़ देयर फॉर वाइटल फॉर इंडिया। इसलिए 810 में एक्सेप्शन या एक्सेप्शन जो है वो मिलेगा तो उसी से फ़ायदा होगा। अब जो इंडिया के लॉज में अमेंडमेंट की अगर बात करें तो 1862 का जो एक्ट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट,
इसमें जो चेंजेस प्रपोज्ड हैं, दे आर एम्ड टू ओपनिंग द डोर वाइडर टू लेट द प्राइवेट सेक्टर इनटू न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस। न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशंस में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट जरूरी है। एंड टू इनेबल देम टू एंटर द एसएमआर सेक्टर, जो स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स सेक्टर है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी जाए, उसके लिए अब ये एक्ट में अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी बेसिकली क्या होता है कि स्टेट ओन्ड, जो मतलब सरकारी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ NPCIL है, वही इस काम को करती है। और कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं NPCIL और बाकी स्टेट ओन्ड कंपनी जैसे कि NTPC लिमिटेड या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, इनके साथ। बट अकेले मिलके ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो हैं वो ये काम नहीं कर पाती है। मैंने आपको ये बात वैसे पहले भी बताई है, ठीक है। फिर ये जो 2010 का एक्ट है, दैट इज़ द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, had sought to create a mechanism to compensate victims for a possible nuclear accident and allocate liability and specify procedures for compensation। तो ये जो एक्ट था 2010 का, इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, जो उसके विक्टिम्स हैं या पीड़ित हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। और वो जो कंपनसेशन किया जाएगा उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी, जो ये डैमेजेस हुए हैं उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर जाएगी, वो यहाँ पर बात की गई है। अब ये प्रोविज़न जो है ये बेसिकली एक ऐसे इम्पेडिमेंट्स हैं, इम्पेडिमेंट्स आप कह सकते हैं, एक बैरियर हैं बाय फॉरेन प्लेयर्स सच एज CE, हिटाची एंड वेस्टिंगहाउस टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये एक इम्पेडिमेंट्स बने हुए हैं उनके लिए कि वो इस सेक्टर में इंडिया में इन्वेस्ट इसीलिए नहीं कर सकते, primarily on the grounds that the legislation channelized operators liability to equipment suppliers। क्योंकि वो जो एक्ट है उसमें क्या किया गया है कि जो ऑपरेटर्स की लाइबिलिटी होगी, अगर मान लीजिए कोई सिविल न्यूक्लियर डैमेज होता है तो उसकी जो लाइबिलिटी या जिम्मेदारी होगी वो इक्विपमेंट सप्लायर के ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए ये लोग करना नहीं चाहते इन्वेस्ट, ठीक है। फॉरेन वेंडर्स हैव फ्लैग्ड दिस एज अ डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर अमिड एप्रीहेंशंस ऑफ इनकरिंग फ्यूचर लाइबिलिटी, ठीक है। इसीलिए जो फॉरेन वेंडर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे लिए एक डिसइंसेंटिव है कि हम इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि कोई फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए और उसकी लाइबिलिटी तो फिर ये सारी की सारी जो ये इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं उनके ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए वो उस पर अपना जोखिम कौन ले ज़बरदस्ती का, है ना। फिर इसके बाद होप फॉर पार्टनरशिप फॉर SMR डील को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इज़ लर्न टू बी इन एक्सप्लोरेटरी टॉक्स फॉर कोलैबोरेशंस विद दी कैम्डन दैट इज़ न्यू जर्सी बेस्ड हॉलटेक इंटरनेशनल, एक प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की यहाँ पर बात हो रही है। एंड दैट इज़ नाउ बिल्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल न्यूक्लियर कंपोनेंट्स। जो 810 ऑथराइजेशन है इज़ वाइटल फॉर दिस टू गो फॉरवर्ड। अगर 80, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज जो है वो नहीं कर सकती ना, तो इसके लिए ऑथराइजेशन ज़रूरी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ऑथराइजेशन को, जो हॉलटेक कंपनी है उसको ऑथराइजेशन देने का काम शुरू किया था अपने टेन्योर के एंड के तरफ, लेकिन वो प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस समय की कमी थी। अब देयर आर इंडिकेशंस दैट दिस विल बी टेकन फॉरवर्ड बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है ये ट्रंप का, ये इसको आगे लेके जाएंगे, पोटेंशियली ओपनिंग द डोर्स फॉर लिवरेजिंग द कॉमर्शियल पोटेंशियल ऑफ इंडिया इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील ऑलमोस्ट 2 decades आफ्टर इट वॉज कंक्लूडेड, ठीक है। कि अब ऐसा लग रहा है कि ये नया एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेगा और इससे होगा क्या कि जो कॉमर्शियल पोटेंशियल है इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील का, जो 2007 में साइन की गई थी, उसका अब फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब भारत के लिए SMR जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर होते हैं जिनकी कैपेसिटी 30 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट पर यूनिट तक होती है, आर इंक्रीजिंगली सीन एज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी टू रिमेन अ कॉमर्शियली कम्पिटिटिव ऑप्शन इन द फ्यूचर। क्योंकि बड़े बड़े जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने में बहुत लंबा समय लगता है और बहुत ज़्यादा कैपिटल भी लगती है, बट ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ये कंपेरेटिवली बेटर हैं। इंडिया इज़ पुशिंग फॉर अ लीडरशिप पोजीशन इन दिस स्मॉल रिएक्टर स्पेस, both as a way of fulfilling its commitment to clean energy transition and of bundling SMRs as a technology-led foreign policy pitch। तो भारत जो है वो चाहता है कि स्मॉलर रिएक्टर के स्पेस में वो अपने को एक लीडर के रूप में स्थापित करे,
ताकि एक तो उसका जो अपनी एनर्जी की ज़रूरत है क्लीन एनर्जी की ट्रांजिशन के लिए वो फुलफिल हो जाए, और साथ ही साथ एसएमआर जो है वो एक टेक्नोलॉजी लेड फॉरेन पॉलिसी पिच, मतलब किसी भी देश के साथ अगर आप अपने जो फॉरेन पॉलिसी निभाते हैं उसमें भी ये काम आ सकते हैं। करंटली जो है पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही एसएमआर प्रोजेक्ट्स हैं जो अपनी ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं। एक है अकादमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पावर यूनिट इन रशिया, जिसमें 35 मेगावाट के 2 मॉड्यूल्स हैं। इसने कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है मई 2020 में। और दूसरा जो है दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन एसएमआर प्रोजेक्ट कॉल्ड दी HTRPM इन चाइना। इसको ग्रिड कनेक्ट किया गया था दिसंबर 2021 में, और इसका भी जो कॉमर्शियल ऑपरेशन है वो दिसंबर 2023 में शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इंडिया भी चाहता है इस सेक्टर में एंटर करना और एक लीडरशिप के मतलब एक लीडर के रूप में अपने को स्थापित करना, क्योंकि अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स ग्लोबली भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से एक नोवल सेक्टर है जिसमें इंडिया एंटर कर सकता है। आई होप बात क्लियर है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है कि नोट ऑफ कॉशन व्हाट बायलैटरल ट्रेड डील विद यूएस कुड मीन फॉर इंडिया। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊपर टॉप 5 इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, टॉप एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, ये जो हमने कल भी देखा था वही है। और यहाँ पर टेरिफ डिफरेंशियल की बात की गई है कि यूएस के साथ जो टेरिफ डिफरेंशियल है अलग अलग देशों का वो यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है प्लान्स टू नेगोशिएट द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ अ म्यूचुअली बेनिफिशियल मल्टी सेक्टोरल bilateral trade agreement this year and to double the bilateral trade to $500 billion by 2030। तो यहाँ पर यही कहा गया है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है और उसमें यह कहा गया है कि दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 2030 तक $500 बिलियन का किया जाएगा। BTA बेसिकली एक नैरोअर इन स्कोप है देन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक गुड्स रादर देन ओवरऑल ट्रेड लिबरलाइजेशन। जो FTAs होते हैं दैट इज़ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें होता क्या है कि जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है वो पूरी तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये BTA होते हैं इनमें जो फोकस है वो कुछ स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर होता है। ठीक है, हर गुड्स के ऊपर हर सामान के ऊपर नहीं होता, इसलिए इसका स्कोप थोड़ा सा नैरो होता है। द 2 कंट्रीज हैव कमिटेड टू डेजिग्नेटिंग सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स टू एडवांस ट्रेड नेगोशिएशंस। ठीक है, दोनों ही देशों ने ये कमिट किया है कि वो अपने सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स डेजिग्नेट करेंगे ताकि आगे जाके ये नेगोशिएशंस हो सकें। इंडिया एंड द US विल वर्क टूवर्ड्स इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस एंड रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। भारत और अमेरिका मिलके एक दूसरे के देश में अपनी मार्केट एक्सेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने की कोशिश करेंगे। However, Trump has also been making repeated threats of imposing trade tariffs on countries around the world। ये तो वो बात हमेशा से ही कही रहे हैं, है ना, कि ट्रेड टैरिफ जो है वो हर देश के ऊपर लगाया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होने के कुछ घंटों पहले ही उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी। सभी देशों के ऊपर इंक्लूडिंग इंडिया रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा ताकि जो US के ट्रेड रिलेशनशिप हैं उसमें फेयरनेस को वापस लाया जा सके एंड करेक्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग इम्बैलेंसेज। और जो काफ़ी लंबे समय से ये इम्बैलेंसेज चले आ रहे हैं इनको सही किया जाएगा। और ट्रंप ने ऑलरेडी 25% टैरिफ जो है वो US के एल्यूमिनियम और स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दिया, जिससे इंडिया के एक्सपोर्टर्स को असर पड़ रहा है। ड्यूरिंग द जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग विद मोदी ही कंप्लेंड अबाउट इंडियाज़ हाई टैरिफ स्ट्रक्चर। इंडिया के हाई टैरिफ स्ट्रक्चर की बात भी इन्होंने की है, जिसकी वजह से अमेरिका के प्रोडक्ट जैसे कि कार्स वगैरह या जैसे हार्ले डेविडसन वगैरह बाइक्स हैं वो इंडिया मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये सब वही बातें हैं। ही डिस्क्राइब दिस एज अ बिग प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इंडिकेटेड दैट द US एम्स टू ब्रिज द ट्रेड गैप बाय सेलिंग मोर ऑयल एंड गैस टू इंडिया। और उन्होंने यही कहा है कि हमारा जो भारत के साथ इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है हम उसको कैसे कम करेंगे, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और गैस बेच के। अब ट्रेड बैकग्राउंड की बात करें, गिवन द लॉस ऑफ अमेरिकन जॉब्स स्पेशली इंडस्ट्रियल जॉब्स फॉलोइंग चाइनाज एंट्री इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेंटिमेंट अमंग US लॉ मेकर्स टर्न्ड अगेंस्ट ग्रांटिंग ईजी मार्केट एक्सेस टू फॉरेन गुड्स। ठीक है, जो अमेरिकन की जो जॉब गई स्पेशली इंडस्ट्रियल जॉब, जब चाइना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ तो उसके बाद जो US लॉ मेकर्स हैं उनके अंदर एक ये सेंटिमेंट, ये एक भाव आया कि ईजी मार्केट एक्सेस जो है वो फॉरेन गुड्स को नहीं देना है। ठीक है, तो US का जो ट्रेड डेफिसिट है वो गुड्स में, मैंने आपको बताया 2024 में वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। सारे देशों के साथ मिला के जो वो व्यापार करता है उसका जो घाटा है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है।
इंडिया और यूएस ने ये एग्री किया है कि वो ऐसी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे ऑफ अ ट्रेड एग्रीमेंट अर्लियर टू, पहले भी मतलब उन्होंने कोशिश की है। एक यूएस लेड 14 मेंबर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है फॉर प्रॉस्पेरिटी ये बनाया गया था, जिसका इंडिया जो है वो पार्ट तो है, लेकिन इंडिया ने उसके ट्रेड पिलर को लेकर एग्री नहीं किया था, क्योंकि इट डज नॉट ऑफर टैरिफ रिडक्शंस और इंक्रीज मार्केट एक्सेस टू द यूएस मार्केट। उसमें ये चीज़ जो है वो ऑफर नहीं की गई थी कि टैरिफ रिडक्शंस जो है वो कम किए जाएंगे या भारत के सामान को अमेरिका के मार्केट में एक्सेस मिलेगा, तो इसलिए भारत ने उस ट्रेड पिलर से उसको एग्री नहीं किया था। ठीक है, इसी के बाद आगे ये दिया गया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था 2017 से 21 के बीच, उन्होंने एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम हुआ करता था, उसको स्टॉप कर दिया था। ये बेसिकली ड्यूटी फ्री एक्सेस देता था इंडियन गुड्स को वर्थ मोर देन $5 बिलियन, तो उन्होंने इसको भी बंद कर दिया था। अब ये BTA दैट इज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसके क्या मायने हो सकते हैं? तो BTA वुड लाइकली मीन लोअर इंडियन टैरिफ्स ऑन अमेरिकन गुड्स। ठीक है, यानी कि इंडियन टैरिफ्स जो है अमेरिकन गुड्स के ऊपर कम लगेगा, सिंस एवरेज यूएस टैरिफ्स आर ऑलरेडी अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो यूएस टैरिफ्स हैं, मतलब जो यूएस टैरिफ लगाता है वो ऑलरेडी दुनिया में सबसे कम है। और ड्यू टू इंडियाज जनरली हाई एवरेज टैरिफ लेवल कंपेयर टू competing nations and the fact that India has entered into fewer FTAs than many of its competitors, the trade margin that other countries secure in agreements are typically more favorable than those Indians secure। ठीक है, क्योंकि एक तो इंडिया का बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया के वहाँ एक तो ट्रेड ये जो टैरिफ्स हैं वो ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया ने और देशों के कंपैरिजन में, मतलब अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में कम FTAs में वो शामिल हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से और देशों को जो एग्रीमेंट में एक मार्जिन मिलता है, ट्रेड मार्जिन, वो इंडिया को नहीं मिल पाता। ठीक है, साथ ही साथ ट्रेड इम्बैलेंसेस जो हैं वही मुख्य वजह रहे हैं वाई एशियन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वर मोर देन इम्पोर्ट्स, कि आसियान देशों के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को वो ज़्यादा रहे हैं देन इम्पोर्ट्स। ऑल्सो द थिंक टैंक दैट इज़ GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये एक चेतावनी दी है कि दैट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट रिस्पेक्ट FTAs। ठीक है, जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है वो FTAs या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उन्होंने पहले भी टैरिफ लगाए हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा इन वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, इनके बीच का एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट उसके बावजूद इन्होंने वहाँ से स्टील और एल्यूमिनियम के इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाया था। तो यहाँ पर इस चीज़ को ये मतलब चेतावनी दी जा रही है कि अमेरिका के साथ ऐसा कोई ट्रेड एग्रीमेंट करके अगर भारत को ये लग रहा है कि अमेरिका के साथ वो एक तरीके से फ्री ट्रेड कर रहे हैं या कर पाएंगे, तो ऐसा मतलब बिल्कुल इतने अच्छे दिन आएंगे ऐसी बातें ना सोचें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इतना अच्छा हो जाए। प्रेशर टू कट द ट्रेड डेफिसिट, व्हाइट हाउस की जो फैक्ट शीट है ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड इशूड ऑन थर्सडे पॉइंटेड आउट दैट while the US average applied most favored nation MFN tariff on agriculture goods is 5%, that of India is 39%। ठीक है, अमेरिका जहाँ एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर सिर्फ 5% का टैरिफ लगाता है, इंडिया वहाँ इसी पर 39% का टैरिफ लगाता है। इंडिया जो है वो US की मोटरसाइकिल्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाता है, और अमेरिका जो है वो बदले में इंडिया की मोटरसाइकिल्स के ऊपर 2.4% का टैरिफ लगाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है ट्रेड डेफिसिट में विद द US। इसको लेकर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उनका ये कहना है कि इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट परचेजर ऑफ अमेरिकन एनर्जी हैविंग बॉट अबाउट 15 बिलियन वर्थ ऑफ एनर्जी आउटपुट लास्ट ईयर, कि हमने पिछले साल जो है वो अमेरिका से इतने डॉलर की 15 बिलियन डॉलर की एनर्जी जो है वो खरीदी है। और इस बात का अच्छा चांस है कि ये फिगर जो है वो नियर फ्यूचर में 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। एंड इट इज़ एंटायरली पॉसिबल दैट दीज इंक्रीज परचेजेज विल कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इससे दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। इंडिया का जो गुड्स का ट्रेड सरप्लस है विद द US, वो 2019-20 से लेकर 2023-24 में डबल से ज़्यादा हो गया। मैंने आपको कल भी ये डेटा बताया था, है ना। एक्सपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स, ये लार्जली इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। और पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में इंडिया का जो इम्पोर्ट है फ्रॉम द US हैव ग्रोन एट अ स्लोअर पेस देन इट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, इम्पोर्ट कम बढ़ा है। कल बताया था, मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था एक, याद होगा आपको। US का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में बढ़ा है। US एक्सपोर्ट्स टू इंडिया 42 बिलियन से लेकर बढ़ के 35 से मिलकर 42 हुआ है।
है ना। मिनरल फ्यूल जो है वो लार्जेस्ट सेगमेंट है जो इंडिया इंपोर्ट करता है, फॉलोड बाय प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड क्राफ्ट एंड पार्ट्स, एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है। मैंने आपको कल भी ये चीज़ें बताई थी, और ये यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं टेबल के फॉर्म में भी दिया गया है कि टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, मतलब यूएस से हम जो जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है ना, टॉप आपको दिख रहे होंगे, टॉप 5: मिनरल ऑयल्स एंड फ्यूल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स। और इसके बाद ये वो आइटम्स हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को: इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दीज आर टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स एंड दीज आर टॉप 5 इंपोर्ट आइटम्स। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने आपको कल भी बताया था। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल है लास्ट, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रस्ट इनिशिएटिव कुड रैम्प अप सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड फार्मा। देखो, एक बायलेटरल इनिशिएटिव फॉर कोऑपरेशन इन रिकवरी एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा कोऑपरेशन जो है वो मतलब एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है, और किसके लिए है? कोऑपरेशन इन रिकवरी एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स के रिकवरी और प्रोसेसिंग के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम और बाकी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके लिए। अंडर द, इसका नाम रखा गया है इस इनिशिएटिव का, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, दैट इज ट्रस्ट। ठीक है, इसको अनाउंस किया गया है ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू वॉशिंगटन। द टू कंट्रीज विल रिड्यूस बैरियर्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एड्रेस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड इनहेंस टेक कॉमर्स। ठीक है, तो दोनों देश जो हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर जो बैरियर या बाधाएं हैं उनको कम करेंगे, एक्सपोर्ट कंट्रोल को भी एड्रेस करेंगे, और साथ ही साथ हाई टेक कॉमर्स, जो हाई टेक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का जो व्यापार है, जो कॉमर्स है, उसको भी बढ़ाएंगे। ठीक है, द ट्रस्ट इनिशिएटिव फॉलो इंडियाज, क्योंकि इंडिया का आपको मैंने ये पहले हमने पढ़ा हुआ है कि एक यूएस लेड MSFN है, दैट इज़ मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। इसमें इंडिया जो है वो पिछले साल ज्वाइन हुआ था, और उससे पहले 2023 में इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन किया था। तो उसके बाद ये ट्रस्ट इनिशिएटिव अब यहाँ पर आ रहा है। हाउएवर अनलाइक प्रीवियस मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स, द ट्रस्ट इनिशिएटिव विल बिल्ड ऑन बायलेटरल इंगेजमेंट। ये जो जैसे MSFN है या फिर MSP है, ये तो मल्टीलेटरल हैं, इसमें और देश भी शामिल हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल इंगेजमेंट होगा, सिर्फ 2 ही देश होंगे। ठीक है, it also positions India and the US to accelerate the existing efforts and counter China's dominance in critical mineral supply chains। तो जो इसमें होगा क्या कि भारत और अमेरिका मिलके जो अपने एफर्ट्स हैं उनको और तेज़ी से बढ़ाएंगे, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स में उसको काउंटर किया जा सके। टू बूस्ट इनोवेशन अक्रॉस सेक्टर्स, जो ट्रस्ट इनिशिएटिव का जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन क्रिएटिंग रोबस्ट सप्लाई चेन्स। ठीक है, रोबस्ट सप्लाई चेन्स बनाई जाएंगी फॉर फार्मास्यूटिकल्स, दैट कुड ऑल्सो फोकस ऑन API। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम। और चाइना के बाद इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ APIs इन द वर्ल्ड। नोटेबली फार्मा प्रोडक्ट्स कंप्राइज द लार्जेस्ट 21.9% share of the 20 billion worth of final consumer goods that India exported to US in 2023। 2023 में भारत ने जो $20 बिलियन के फाइनल कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट किए थे अमेरिका को, उसमें 21 या 22% के आसपास जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ही थे। फार्मा सेक्टर इज ऑल्सो वल्नरेबल टू टेरिफ फ्रॉम द US, और अगर US इसमें टेरिफ लगाएगी तो ये फार्मा सेक्टर को भी इशू आएगा। 2022 में दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया था इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दैट इज ICET। ठीक है, टू कोलैबोरेट स्पेसिफिकली ऑन सेमीकंडक्टर्स, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद अ फोकस ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए जो है इन सेक्टर्स में, मतलब सेमीकंडक्टर्स को लेकर, वायरलेस कम्युनिकेशन को लेकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोलैबोरेशन की बात की गई थी अंडर ICET। अब इसके कंपैरिजन में जो ट्रस्ट है, इसके वाइडर क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन फोकस, इसका जो फोकस है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब ये चीज़ें जो है वो दोनों ही देशों में कुछ ऐसे नेशनल प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं, उसके बाद ये चीज़ हो रही है कि जो लेटेस्ट इंडिया और US का कोलैबोरेशन है इन द क्रिटिकल मिनरल्स एंड एडवांस्ड मटेरियल्स स्पेस
comes after both countries announced major national programs over the past few years to boost the sector, from exploration and recycling to research and development in processing technologies. ठीक है, तो अमेरिका ने 2020 में क्या चीज़ अनाउंस की हुई है, देखो, इन एनर्जी एक्ट ऑथराइज्ड $655 million फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स एंड मटेरियल्स प्रोग्राम टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपेंड सप्लाई चेन्स एंड बिल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी। तो अमेरिका ने ये चीज़ अनाउंस की है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने यहाँ पर एक बैटरी और क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग प्रोग्राम 2024 में ये भी लॉन्च किया विद ग्रांट्स वर्थ $125 million फॉर R&D टू इंक्रीज द रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ बैटरीज। ठीक है, बैटरीज के रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने ये काम किया है। जनवरी में इंडिया ने अप्रूव किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, जिसका बजटरी आउटले है 16,300 करोड़ ओवर 7 ईयर्स, ऑफ विच रफली अराउंड 7,000 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो दोनों देशों का ये चीज़ें जो हैं वो हम अपने अपने नेशनल प्रोग्राम्स भी हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब ये इनिशिएटिव आ रहा है, दैट इज़ योर ट्रस्ट इनिशिएटिव। किस चीज़ के लिए है? सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड फार्मा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई, आपको क्लियर है सब कुछ। तो यही आर्टिकल्स हैं, और जो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप खुद से पढ़ के उसमें से डेटा नोट कर सकते हैं, लाइक जो फ्रंट पेज वगैरह में दिए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स इस बार देंगे तो आप लोगों के पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जिसको आप अटेम्प्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, सीसेट, तीनों ही चीज़ें आपको मिल रही हैं ओनली एट 849 रुपीज़। ओनली जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर 699 में मिल रहा है। ओनली जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट वाइज आपको 449 में मिल जाती है। ओनली करंट अफेयर्स 299 में, और सीसेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट 249 में। तो इसमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहे कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। ठीक है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारी सीसेट की जो क्लासेस का बैच चल रहा है, इट इज़ नॉट लाइव दो, इसमें हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं वीकली बेसिस पर, और वीकेंड पर आपका एक डाउट सेशन लिया जाता है सो दैट कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो अगर अभी भी आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ओनली 999 में ये बैच अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो अभी भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट अगर होता है आपको इस कोर्स को लेकर तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर में आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हम आपको इसके ऐप का APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ नया आप इससे सीख रहे हैं या आपको कुछ मदद मिल रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो कुछ क्वेरीज हैं, तो कमेंट कर सकते हैं आप। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।